हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति शर्मा फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो पहला टॉपिक है वर्क। आप सभी ने वर्क के बारे में सुना होगा और मतलब ये टर्म यूज भी किया होगा कि आज बहुत काम था। वर्क मतलब क्या? काम। ये डेली लाइफ में हम ऐसे ही इसे यूज करते हैं इस टर्म को, पर फिजिक्स में इसका स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है। जैसे कि वर्क वो होता है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बॉल को किक कर रहे हो, उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो बाय किकिंग, तो वो बॉल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने उसे किक किया है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तब फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोला जा सकता है कि हाँ, आपने काम किया है, वर्क इज डन। बट लेट्स से आप वॉल को पुश कर रहे हो। हाँ, वॉल को पुश करना मतलब आप उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, पर क्या वॉल पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। सो इन दैट केस नो वर्क इज डन। तो वर्क का फाइनल डेफिनेशन वही है कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इज डन जब हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी पे और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। सो आई होप आपको वर्क का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं कि वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वर्क का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड कितना वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है। तो आपको सम में क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितना वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, एंड उसी के बेसिस पे आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसी के साथ हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं जिसपे वर्क डिपेंडेंट है। वर्क एक तो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंडेंट है कि आप जितना मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे, जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा वो वर्क होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है कि वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है। अगर वो बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस हो रही है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, अगर ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है तो ज्यादा वर्क होता है। पर अगर बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है देन नो वर्क इज डन, नो मैटर आप उस पर कितना ही फोर्स क्यों ना अप्लाई कर लो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रही, बॉडी किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसा ही मैंने ये एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को हमें इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव करना है, तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, एट एन एंगल अप्लाई हो रहा है, जिस एंगल को मैंने नेम किया है थीटा। तो जब हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ चुकी है एंड स्टिल फोर्स उसी डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। तो अब उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालें? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, जब फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई होता है तब वर्क डन कैसे निकाला जाता है? वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, जहां पे एफ हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में क्या है? ए सी। AC इज आवर डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है, whether 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, एंड वही जैसे फॉर एग्जांपल cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उससे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम लोग थ्योरेटिकली कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। ये था कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। इस केस में हम लोग कॉस थीटा को शिफ्ट कर देंगे, एस से हटा करके एफ के साथ प्लेस कर देंगे, तो ये एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। दीज आर द टू मेथड्स जो हमें तब मतलब हम लोग उस मेथड्स को यूज करेंगे जब हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है एंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल।
तो ये दोनों मेथड्स काम आएंगे। एक मेथड में हम लोग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंड दूसरे मेथड पे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमें ये समझ में आ गया है कि वर्क डन एक्चुअली 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला कि आप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, दूसरा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंड तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है, दैट इज थीटा, जो हमने पिछले एग्जांपल्स में पढ़ा था। तो आइए अब कुछ स्पेशल केसेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो बॉडी फोर्स के ही डायरेक्शन पे डिस्प्लेस होती है, फोर्स के ही डायरेक्शन पे मूव होती है। तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन इज पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है एंड बॉडी भी इसी डायरेक्शन पे मूव हो रही है, ठीक है, बॉडी भी इसी डायरेक्शन पे मूव हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल नहीं है। एंगल कब बनता है? जैसे दो लाइंस ऐसे होती हैं तो ये एंगल बन रहा है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 0। एंड हम हमेशा कॉस की मदद से वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन हमेशा कॉस की मदद से कैलकुलेट होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज कोई एंगल नहीं है, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो अब ये सेम केस हम फ्री फॉल के एग्जांपल से समझेंगे। ये एक बॉडी है विच इज एट अ सर्टेन हाइट, जो किसी सर्टेन हाइट के ऊपर है, एंड अब वो फ्रीली नीचे फॉल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इस केस में उस बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटी, ठीक है, जो उसको अर्थ के तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ खींचेगी। तो यहां पे फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो बॉडी के वेट के साथ वो कैलकुलेट होगा। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइनल फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ये हाइट, जिसके थ्रू बॉडी नीचे आ रही है। जिस हाइट पे बॉडी थी, अब वो बॉडी नीचे आ चुकी है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? जिस हाइट पे वो थी, विच इज h। तो वर्क डन इस केस में कैसे निकलेगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सबको पता है फोर्स क्या है हमारे पास? mg, और हाइट क्या, आई मीन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? h। तो फाइनल वर्क डन इस केस में हमारे पास होगा mgh, ठीक है, विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उसी डायरेक्शन पे बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है। इट इज मूविंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो पहले ऊपर थी, अब वो बॉडी नीचे आ चुकी है। तो सेकेंड केस ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है उससे परपेंडिकुलर है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, वो जिस डायरेक्शन पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। लेट मी एक्सप्लेन। ये कुछ ऐसा दिखेगा कि फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। तो इन दैट केस ये कुछ ऐसा होगा, cos 90 डिग्री, तो वो हमारा हो जाएगा 0। तो वर्क डन इज 0। फॉर एग्जाम्पल कूली, मान लीजिए ये एक कूली है, ही इज लिफ्टिंग अ लोड, ठीक है, तो इस लोड पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस केस में कूली क्या कर रहा है? फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट कर रहा है। जब वो लोड को लिफ्ट करेगा तब वो फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्सर्ट करेगा? अपवर्ड। तो इन दैट केस उसने काम किया है, पर जब वो उस लोड को लेकर के चलने लग जाए तब क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इस डायरेक्शन पे होगा कि लोड जो पहले यहां पे था वो अब मूव करके किस डायरेक्शन पे आ गया? यहां पे, बिकॉज अब कूली उस लोड को लेकर के चल रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, पर जो ग्रेविटी है वो तो फिर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है,
तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इस केस में हम कहेंगे कि कूली ने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं किया है, बिकॉज ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बन रहा है cos 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं किया है। तो थर्ड केस है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये वो बॉडी है एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बॉडी यहां से मूव करना चालू हुई और वो मूव करके वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हेंस अगर वर्क डन कैलकुलेट किया जाए तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें से फोर्स कुछ भी हो पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बिकॉज बॉडी स्टार्ट जहां से कर रही थी मूव करना, वो एट द एंड पॉइंट में उसी पॉइंट पे आकर के स्टॉप हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जिसकी वजह से फाइनल वर्क डन भी 0 हो जाता है, बिकॉज F इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 0 होता है। तो कमिंग टू द फर्स्ट केस, जब फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से cos थीटा हमारा हो जाएगा cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। इसी के साथ हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जब भी फोर्स जिस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, बॉडी भी अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, तो फिर वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ऐसे सम्स आएंगे आपके एग्जाम में, तो ग्राफ को स्टडी करके आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो दो केसेस है व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, फोर्स फिक्स नहीं है, चेंज होते जा रहा है, ठीक है, तो तब हम लोग बोलते हैं कि फोर्स इज वेरिएबल। और जब फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स ही हम लोग अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उस केस में दो अलग अलग ग्राफ बनते हैं। पहला देखिए, जब फोर्स पहले कम था, फिर धीरे 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 चेंज हुआ, तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो अपवर्ड फेसिंग है, मतलब वो राइज हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो इस लाइन और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच वाला जो एरिया है वही वर्क डन होगा। तो इन शॉर्ट उसका जो वर्क डन का फॉर्मूला निकलेगा इस केस में होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे वर्क डन निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। हमेशा ये जो लाइन हो रहा है ग्राफ का, ये जो ग्राफ का लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, हमें वही निकालना है इन ऑर्डर टू गेट द वर्क, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन। सेकेंड केस है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, तो इस केस में ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, फोर्स जो हम पहले अप्लाई कर रहे थे एंड पॉइंट तक भी हम लोग वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स में जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर ये लाइन एकदम स्ट्रेट है। अगर चेंज होता तो पहले फोर्स इतना होता, फिर इतना होता, फिर इतना होता, फिर इतना होता, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स सेम है, इसलिए ये लाइन एकदम स्ट्रेट है। तो अब इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर हो रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल FABO, या जो भी आप इसको नेम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। इस केस में वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। AOB क्यों, बिकॉज ग्राफ की लाइन ये थी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये, तो हमने इसको ये एरिया, मतलब हम लोग को क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि ये एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। ये लाइन और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस साथ में कितना एरिया कवर कर रहा है, वही हमारा वर्क डन होता है। तो दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, देयरफॉर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB निकालकर वर्क कैलकुलेट किया है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज 90 डिग्री
क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींची है ए बी ऑन ओ एक्स या ओ बी, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उस एंगल का ऑपोजिट साइड हो जाता है हाइपोटेन्यूज, ये हो जाता है बेस एंड दिस इज हाइट। तो उस केस में अगर देखा जाए तो बेस की जगह हम फोर्स को लगा सकते हैं, दिस इज फोर्स, तो बेस के जगह ये फोर्स जा सकता है फॉर्मूला में, एंड हाइट की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं ओ ए। तो ऑब्वियस सा बात है, ग्राफ में आपको वैल्यू पता होगा तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस केस में देखिए जो एरिया होगा, ठीक है, जो वर्क डन होगा वो क्या है कि ये जो ग्राफ की लाइन और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस साथ में कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये एरिया मैंने शेड किया है विद ब्लू मार्कर, तो ये क्लियरली विजिबल होगा कि इतना एरिया कवर हो रहा है। तो हम लोग वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड ये जो लाइन है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, दिस बिकम्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो है वो हाइट हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकती हूँ, ये जो पूरा है, ये जो पूरा एरिया कवर है इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग, एंड ये फोर्स है, मतलब यहां से लेके इस पॉइंट तक ये फोर्स है। तो अब देखिए हाफ इंटू बेस, बेस हमारा ये है विच इज इक्वल टू फोर्स, चाहे ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। तो बेस की जगह हम लोग फोर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड h की जगह जो हमारी हाइट है, h की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो हम लोग h भी यही है हमारा, तो h की जगह हम लोग उसको s प्लेस कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू को, तो फाइनल हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो अब ये जिसमें सेकंड केस में फोर्स कांस्टेंट है उसमें एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया ही हमारा वर्क डन होगा। व्हाई? बिकॉज जो ग्राफ की लाइन है वो ये है एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये है, OB को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड FA को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफ की जो मतलब लाइन है। तो दोनों कितना एरिया कवर कर रहे हैं वो मैंने ब्लू मार्कर से शेड कर दिया है। तो इट इज अ रेक्टेंगल, तो हम लोगों को वर्क डन कैसे निकालना है, बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसको मैं नेम कर देती हूं C। तो बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OCAB, तो वैसे ही हम लोग इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने बचपन में ही पढ़ा था कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला होता है, तो चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, मतलब ये या ये एक ही बात है, ये या ये एक ही बात है, दिस इज द लेंथ, तो इसको भी लिया जा सकता है, और ब्रेड्थ के प्लेस में ये है तो इसको भी लिया जा सकता है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो उस लॉजिक से लेंथ की जगह आ जाएगा S एंड ब्रेड्थ की जगह आ जाएगा F। तो इससे हमें एक और चीज मिलती है कि इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कमिंग टू द लास्ट केस, अब इस केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। cos थीटा विल देन बी cos 180 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा -1, और इसी के साथ हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा।
अगर जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बॉडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेट्स से एक एग्जांपल लिया जाता है, अगर आप एक बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। तो इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो नेगेटिव हुआ। तो अब इस चार्ट के थ्रू हम लोग रिकैप कर लेते हैं जितने भी 4 केसेस के बारे में हमने पढ़ा है। पहला केस क्या था, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब एंगल क्या फॉर्म होता है 0 डिग्री, जिसके वजह से cos 0 डिग्री आ जाता है 1, जो कि बताता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस है डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तब cos 90 डिग्री क्या हो जाता है 0, इसका मतलब क्या है वर्क डन 0 है। फिर थर्ड है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है क्योंकि जो बॉडी है वो घूम करके वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट में आ जाता है, इसी के वजह से उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और अल्टीमेटली फॉर्मूला में लगा करके वर्क डन भी 0 आता है। एंड लास्ट केस हमने पढ़ा था व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स एक डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। उस केस में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको समझने के लिए हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल था हमारा फ्री फॉल का, उसे वापस कंसिडर करेंगे। एक बॉडी है विच इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, लेट्स से वो हाइट ये है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उस केस में फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हाइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा F इंटू एस, F था हमारा mg एंड S क्या था h, तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकलता है mgh। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस क्या होता है mgh। अब कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में समझेंगे। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर। तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं जूल। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है, अदर यूनिट्स भी होते हैं जैसे किलो जूल हो गया, मेगा जूल एंड गीगा जूल। अब इसके बीच रिलेशन क्या है, 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 जूल एंड 1 गीगा जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 जूल। ये तो था इसका एसआई यूनिट। नाउ कमिंग टू द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम के हिसाब से वर्क का क्या यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम के हिसाब से वर्क का क्या यूनिट है, फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम के हिसाब से होता है डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। तो इन दैट केस डाइन सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं अर्ग। तो सीजीएस सिस्टम के हिसाब से वर्क का यूनिट होता है अर्ग। नाउ जूल एंड अर्ग के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग 1 न्यूटन को बोल सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, एंड 1 मीटर को हम लोग 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये अल्टीमेटली होगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग भी बोलते हैं। तो फाइनल रिलेशन क्या बनता है, मैं इधर लिख रही हूं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। आई होप आपको ये रिलेशंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जूल एंड अर्ग।
तो 1 जूल का डिफाइन करने के लिए भी आता है बहुत बार 1 जूल, तो उसको हम लोग कैसे एक सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मूला के थ्रू पढ़ते हैं। 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter। तो 1 जूल का वापस से डेफिनेशन क्या होगा? बस फॉर्मूला को कैच करके आपको इसका डेफिनेशन फॉर्म करना है। 1 जूल is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter। और 1 अर्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? डाइन और सेंटीमीटर के थ्रू। तो 1 अर्थ इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो अब इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि 2 आदमी हैं, ए एंड बी, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मतलब ए एक काम को 2 मिनट में फिनिश करता है, उस सेम काम को बी 4 मिनट में फिनिश करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए उस काम में ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, ज्यादा पावर लगा रहा है एज कंपेयर टू बी, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी इंसान एक गिवन अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम में कर रहा है। एंड इंसान क्या, हम लोग किसी भी चीज के किसी भी चीज का पावर निकाल सकते हैं जो चीज उस वर्क को कर रही है। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या है, जिसको हम लोग W/T भी लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो इसी के साथ हमें 2 फैक्टर्स भी मिल गए जिसपे पावर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला कि कोई काम जो है वो कितना काम किया गया है, और दूसरा कि वो काम कितने वक्त में किया गया है। अगेन, कोई काम कितना कंप्लीट किया गया है या कितना वर्क डन है, एंड वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम में किया गया है। तो ये 2 फैक्टर्स पे पावर डिपेंडेंट है। अब हम पावर का दूसरा एक फॉर्मूला समझेंगे। लेट्स से कि एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है एंड वो उस बॉडी को s डिस्टेंस तक मूव कर पा रहा है, कितना टाइम लगाकर? t। तो इस केस में फोर्स हो जाएगा एंड फोर्स आपका हो जाएगा F एंड डिस्टेंस हो जाएगा s, टाइम हो जाएगा t। तो उस हिसाब से वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस, एंड पावर क्या होगा? W/T। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं F इंटू एस बाय T। पावर का फॉर्मूला W/T, एंड W की जगह हमने इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो W की जगह हमने F इंटू एस को सब्सटीट्यूट किया है। तो F इंटू एस में से अगर हम इस S/T यानी के डिस्टेंस बाय टाइम को साइड कर दें, तो डिस्टेंस बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का। तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू एवरेज स्पीड पावर का दूसरा फॉर्मूला है? क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, देयरफॉर पावर का सेकंड फॉर्मूला है फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड को स्मॉल v से भी डिनोट करते हैं। अब कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ पावर, देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ पावर, SI यूनिट के हिसाब से एंड CGS यूनिट के हिसाब से। SI यूनिट के हिसाब से पावर का यूनिट होता है वॉट, और CGS सिस्टम के हिसाब से पावर का यूनिट होता है अर्थ पर सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू, जिसको हम लोग 1 जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, एंड पावर का, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, जिसके वजह से 1 वॉट को हम लोग 1 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। नाउ देयर आर अदर यूनिट्स ऑफ पावर एज वेल, जैसे कि आपका किलोवॉट, मेगावॉट, गीगावॉट, दीज आर द बिगर यूनिट्स। अब इनका रिलेशन क्या होता है? 1 किलोवॉट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 megawatt is equals to 10 to the power 6 watt, and 1 gigawatt is equals to 10 to the power 9 watt। ये हो जाते हैं हमारे बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पावर में आता है 1
milliwatt and 1 microwatt. तो 1 milliwatt is equals to 10 to the power minus 3 watt, जो हम लोग 1/1000 वॉट भी लिख सकते हैं, एंड ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 वॉट, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के पीछे 6 zeros. So these are the units of watt, bigger and smaller under the SI system. अब CGS यूनिट और SI यूनिट के बीच का रिलेशन भी समझ लेते हैं, दैट इज वॉट और अर्ग पर सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है. हमें पता है कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड. तो इसी से हमें 1 वॉट और अर्ग पर सेकेंड का रिलेशन मिल जाता है, क्योंकि 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड. 1 जूल पर सेकेंड का वैल्यू होता है 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड. सो दिस इज द फाइनल रिलेशन, एंड ये इसके थ्रू आया है. अब कमिंग टू आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. अगर किसी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं तो वो काम नहीं कर सकता. हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू डू एनी वर्क. तो एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कि वो कितना वर्क कर सकता है. ठीक है, तो एनर्जी का डेफिनेशन आई होप आप सभी को क्लियर होगा. नाउ अब हमने पहले एक एग्जांपल में पढ़ा था कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स नॉर्मल होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं, तब देयर इज नो वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल्स टू 0. सिमिलर वे में एनर्जी का भी उस केस में कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है. कब ट्रांसफर नहीं होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं, लाइक व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो आई होप इट इज ऑल क्लियर. अब फाइनली कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी. यूनिट्स ऑफ एनर्जी और यूनिट्स ऑफ वर्क सेम है. तो कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी और वर्क एकदम सिमिलर है. जैसे एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल है, वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल है. एंड एसआई यूनिट जो सीजीएस यूनिट होता है वर्क का, जैसे अर्ग, वही हमारा एनर्जी का भी सीजीएस यूनिट बन जाता है. अब एनर्जी के और भी बिगर यूनिट्स होते हैं, जिसको 1 वॉट आर एंड 1 किलोवाट आर के नाम से भी जाना जाता है. वॉट आर एंड किलोवाट आर. तो वो बेसिकली थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम बहुत ही आराम से समझेंगे. 1 वॉट आर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक पावर सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स ऑफ 1 वॉट 1 घंटे में स्पेंड करता है. अगेन, एक कोई पावर सोर्स है 1 वॉट का, वो 1 घंटे में जितनी एनर्जी स्पेंड करता है उसी को हम लोग 1 वॉट आर बोलते हैं. सेम गोज विथ 1 किलोवाट आर. कोई एक पावर सोर्स है 1 किलोवाट का, वो 1 आवर में कितनी एनर्जी स्पेंड करता है, उसी एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर. अब इन दोनों ही यूनिट्स का जूल के साथ क्या रिलेशन है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. 1 watt hour is equals to 1 watt into 1 hour. तो 1 watt हमारा 1 जूल पर सेकेंड हो गया, एंड 1 hour is equals to 3600 सेकेंड्स. तो पर जूल पर सेकेंड को 1 जूल बाय सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड 3600 सेकेंड्स सेकेंड कट जाएगा, एंड ये फाइनली हो जाएगा 3600 जूल, जिसको हम लोग किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके. तो ये आपका जैसे नीचे 3 zeros है, तो 3 टाइम्स हम लोग इसे जंप करवाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, जैसे 1, 2 एंड 3. तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 किलो जूल. उसी तरह से 1 किलोवाट क्या होगा? 1 किलोवाट क्या होगा आपका? 1 किलोवाट यहां पे आवर. तो 1 किलोवाट होता है 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 आवर हो जाएगा अगेन आपका 3600 सेकेंड. ये 1000 जूल
by S into 36, 100 S कट, एंड ये आपका समथिंग अगेन हम लोग इसको ऐसे भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम लोग डेसिमल को जंप कराएंगे तो ये 3.6 हो जाएगा। अगेन फ्रॉम द राइट साइड हम लोग डेसिमल को 6 टाइम्स जंप कराएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट इधर आएगा एंड इंटू 10 टू द पावर 6 कर देंगे। जितना बार डेसिमल जंप होगा इंटू 10 टू द पावर उतना ही पावर आएगा। 6 टाइम्स अगर जंप कराओगे तो 10 टू द पावर 6 होना चाहिए। एंड वही चाहे आप ऐसे प्रेजेंट करो या ऐसे प्रेजेंट करो, ये खैर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तो हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। कैलोरी और जूल के बीच का जो रिलेशन है, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। इसी हिसाब से 1 किलो कैलोरी हो जाएगा 1000 कैलोरीज। उस हिसाब से 4.18 इंटू 1000 करने से इसका फाइनल वैल्यू निकलता है। डेसिमल जब भी इंटू करते हैं, लाइक मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल पीछे की तरफ जंप होता है, डिवाइड करते हैं डेसिमल आगे की तरफ जंप होता है। तो 1 2 3, सो इसका फाइनल वैल्यू होगा 4180 जूल। नाउ लास्ट जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एटॉमिक पार्टिकल्स के एनर्जी को मेजर करने में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। 1 EV is equals to charge on an electron into 1 volt। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 कोलम। कोलम चार्ज का SI यूनिट होता है एंड ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो इसका फाइनल वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कोलम और वोल्ट को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो ये है इसका फाइनल वैल्यू, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्योंकि एटम्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, इसीलिए हम लोग इस स्मॉल यूनिट के हेल्प से उसे मेजर करते हैं। तो इसी के साथ हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप आप सबको भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।